Hello students, and once again welcome back to your online class. What we have begun yesterday is the first chapter of your main course book Flamingo. So now let's have a short recall or short recap of that chapter. The name of the chapter is The Last Lesson and the author is Alphonse Daudet. What was the beginning of the chapter you will come to know from this sky blue box. This chapter is based on the war which had taken place between France and Prussia, in which Prussia was the winner and France lost. And after that, there were some schools, colleges, and other official institutions that were merged or taken control by the Prussian soldiers and Prussian government. So now let's come to the story. ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, उसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस थे जो कि फ्रांस में सिचुएटेड थे, लेकिन फ्रांस में आफ्टर द वॉर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि प्रशिया ने अपने अंडर में ले लिए थे जैसे ही उसने वॉर को जीता था। तो अब ये जो कुछ स्कूल्स थे वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाले थे और यहाँ पर एक लिटिल बॉय जिसका नाम है फ्रांस, वो अपने स्कूल जाने वाला था और वैसे भी वो स्कूल के लिए लेट हो गया था ऑन द फर्स्ट बिगनिंग डे। और अब उसको ये लगा कि अगर वो स्कूल जाएगा इतनी लेट तो उसके जो इंग्लिश मास्टर हैं, द इंग्लिश लिटरेट टीचर, वो उसको एक हैवी पनिशमेंट देंगे जस्ट बिकॉज आज उनको लास्ट लेसन टीच करना है और उसके बाद शायद वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे। एंड हिज इंग्लिश टीचर वॉज मिस्टर हेमिल। तब जाकर उसने कैसे भी कोशिश करी कि वो उस दिन स्कूल जाए। ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, लेकिन उसका मन नहीं था वो बिल्कुल भी स्कूल जाए। इसलिए आसपास जो भी एनवायरमेंटल, जो भी नेचुरल थिंग्स थी वो उसको अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लाइक द चिपिंग ऑफ बर्ड्स एंड लाइक द सोल्जर्स हु वर ड्रिलिंग और डूइंग मार्च पास्ट एज लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और वो पहले से भी ज़्यादा लेट हो गया। कुछ टाइम बाद जैसे ही वो स्कूल रीच करने वाला था, जो स्कूल के पहले एक बुलेटिन बोर्ड है वो उधर भी रुक गया। और उस बुलेटिन बोर्ड ने उसको अट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि आज तक जितनी भी न्यूज़ आई हैं सारी बैड न्यूज़, उसका कहना है वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई हैं, बिकॉज दैट वॉज नॉट लकी फॉर हिम। और ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे स्कूल पहुंच गया। वैसे जनरली जो उसके इंग्लिश ट्यूटर हैं मिस्टर हेमिल, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो ये कि वो गार्डन एरियाज़ में पढ़ाते थे, ओपन एनवायरनमेंट या नेचर में, एंड क्लासेस में वो रेयरली जाते थे। बट उस दिन जब उनका लास्ट ग्रामर टेस्ट था अबाउट पार्टिसिपल्स, तब मिस्टर हेमिल ने वो अपनी क्लास में ही रेगुलर कंडक्ट किया विदाउट बीइंग इन द गार्डन। और जैसे ही वहाँ पर फ्रेंड्स आया तब फ्रेंड्स को क्या लगा कि अब उसको गार्डन एरिया में पीछे चुपचाप जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको सामने से मिस्टर हेमिल के पास जाना पड़ेगा। देन ही वेंट इनटू द क्लासरूम और वहाँ उसने देखा कि कंप्लीट साइलेंस है, द पिन ड्रॉप साइलेंस। और अब उसके लिए एक और प्रॉब्लम ये थी कि उसको डोर नॉक कर कर अंदर जाना है एंड ही विल रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस। तो जैसे ही उसने डोर नॉक करा, मिस्टर हेमिल लुक्ड एट हिम। बट उस दिन मिस्टर हेमिल में कुछ चेंजेस थे। द चेंजेस वर ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। उन्होंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा फ्रेंड्स पर और उसको कामली बोला दैट कम एंड सिट ऑन योर सीट, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम आपके बिना ही एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। तब फ्रेंड्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सिक्योर हुआ और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बट ही रिकॉग्नाइज समथिंग एल्स। लेट्स सी नाउ। सी द लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज। I had got a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? उस दिन उनके टीचर ने अपने रेगुलर अटायर को छोड़कर एक ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहना था। His frilled, come to next page, that is page number 4 of your book. His frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मीन्स जो उनके टीचर थे मिस्टर हेमिल, जो आपको इस इमेज में दिख जाएंगे,
वो जनरली नॉर्मल अटायर्स पहनते थे लाइक पैंट एंड शर्ट्स, बट ऑन दैट स्पेशल डे जिस दिन वो अपना लास्ट लेसन कंडक्ट करने वाले थे, द लास्ट टीचिंग, उस दिन उन्होंने एक ग्रीन कलर का कोट पहना था जिस पर उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और साथ ही साथ ब्लैक सिल्क कैप जो कि पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी। तो ऐसी चीज़ें वो कब पहनते थे? ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, मीन्स ऑन द ओकेजन्स ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, जैसे टाइम टू टाइम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या एजुकेशनल डिपार्टमेंट मेंबर स्कूल में इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइजेस। तो यही दो स्पेशल केसेस थे जब वो ये अपनी ड्रेस पहनते थे, बट उस दिन उन्होंने यही ड्रेस पहनी। मीन्स द फैमिलियर अटायर जो कि स्कूल में तब पहना जाता है जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। उस दिन सारा का सारा स्कूल बिल्कुल ही अलग लग रहा था। मीन्स ना ही बच्चों का शोर था, ना ही रिपीटेशन ऑफ लेसन्स, ना ही किसी का यहाँ वहाँ भागना, एक्सट्रीम साइलेंस। तो ऐसा लग रहा था स्कूल में जो भी आया या खुद से वो स्कूल बिल्कुल अकेला। इट वॉज सोलम। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. अब यहाँ पर फ्रांस को एक और चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हैरान किया, सरप्राइज़ करा, वो ये थी कि स्कूल में स्पेशली कौन आता है? द चिल्ड्रन। बट उस दिन कुछ स्पेशल गेस्ट थे जो कि स्कूल में आए थे, एंड दे वर विलेजर्स। और उन विलेजर्स में से जो एम्प्टी सीट उनकी क्लास में रहती थी उस दिन सारी फिल्ड हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ विलेजर्स। एंड उसमें जो स्पेशल पीपल थे वो थे ओल्ड हॉसर, जो कि कौन थे? वहाँ के फॉर्मर मेयर, मतलब कि पुराने मेयर, बिकॉज अब जाकर प्रशिया का पूरा कंट्रोल होने वाला था उस एरिया में। तो फ्रांस के जो भी पीपल हैं वो अपनी पोस्ट से रिमूव होने वाले थे। तो फॉर्मर मेयर मीन्स जो उनके पहले काम करने वाले मेयर थे वो आए थे, मिस्टर हॉसर या ओल्ड हॉसर, विथ इस थ्री कॉर्नर्ड हैट। और उनका अटायर क्या था? वो अपने क्लोथिंग्स के साथ, अपने ड्रेस अटायर के साथ एक हैट पहन कर आए थे जो कि 3 कॉर्नर वाली थी। और साथ ही साथ एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी उधर आए थे, मीन्स ओल्ड पोस्ट मास्टर, जिनकी पोस्ट अब छिनने वाली थी। एंड ऐसे ही सेवरल अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले या फिर जनरल जो भी विलेजेस थे वो सब वहाँ पर आए थे, जो कि बैक साइड पर सीटेड थे आफ्टर द स्टूडेंट्स। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the page. अब यहाँ पर उस दिन सबका मूड कैसा था? सैड। और हॉसर अपने साथ क्या लाए थे? एक ओल्ड प्राइमर। नाउ व्हाट इज़ प्राइमर? प्राइमर एक स्मॉल बेसिक बुक रहती है फॉर न्यू लर्नर्स या बिगनिंग लर्नर्स। मीन्स आप किस तरीके से अपनी लर्निंग स्टार्ट करें, और साथ ही साथ उसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो ऐसी बुक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट करे ताकि आप इजी लैंग्वेज में उनको सीख पाएँ, दैट इज़ द ओल्ड प्राइमर। तो हॉसर अपने साथ वो प्राइमर लाए थे, थम्ड एट द एजेस। और वहाँ पर उन्होंने क्या करा? वो जो प्राइमर था वो अपने एजेस से थोड़ी सी थम थी, मतलब हल्की सी डैमेज थी। लाइक आप कंटिन्यूसली कोई बुक यूज़ करते हैं तो जो उसका ऊपर का कार्टन कवर होता है हार्ड, उसके थोड़े से कवर पर स्क्रैचेस या फिर कहीं से वो टोर अप हो जाता है, दैट इज़ थम्ड फ्रॉम द एजेस। तो इस तरीके का एक ओल्ड प्राइमर था जिसका आज के बाद यूज़ नहीं होना था, जस्ट बिकॉज अब उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रशियन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। सो द फ्रांस पीपल दे हैव टू चेंज देयर रूल्स। तो वो अपनी ओल्ड प्राइमर लाए थे जिनको उन्होंने रिस्पेक्टफुली अपने नीज पर ओपन कर कर रखा और अपने स्पेक्टेकल्स पहने ताकि वो आगे के कुछ रूल्स को रीड कर सकें इफ़ नीडेड। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। While I was wondering about it all, Mr. Himmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब यहाँ पर मिस्टर हिमिल ने क्या बोला?
वो अपनी चेयर से उठ गए। माउंटेड फ्रॉम हिज चेयर मीन्स उन्होंने अपनी चेयर को लीव कर दिया और खड़े होकर जेंटल टोन में, जेंटल वॉइस में सारे चिल्ड्रन को रिजेंबल कर कर एक चीज़ बोली कि ये जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो लास्ट लेसन होगा इन फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अब बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन, जिसमें प्रशियन ने अपना जो वॉर जीता था उसमें डोमिनेशन पावर या डोमिनेटेड रूल को यूज़ करने का फ़ैसला किया है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कल से क्या पढ़ाया जाएगा? ओनली जर्मन लैंग्वेज, फिर चाहे वो स्कूल्स में यूज़ हो या किसी और ऑथराइज प्लेस पर। और इसीलिए मिस्टर हेमिल चाहते थे कि ये जो लास्ट लेसन है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में वो टीच करना चाहते थे अपने स्टूडेंट्स को, वो चाहते थे एटलीस्ट फॉर दैट डे स्टूडेंट्स कम्प्लीटली अटेंटिव रहें और अपने इस लास्ट लेसन को प्रॉपरली ग्रैब करें एज अ रिस्पेक्ट टू फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज। Now come to the next paragraph. What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap means? जब ऐसी बात कोई करता है कि आज आखिरी दिन है या कल से आपकी लाइफ की बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी, तो आपके अंदर भी एक अलग सा ही थंडर या एक अलग सा ही डर होता है कि उसके आगे क्या होगा, क्या हम न्यू सिचुएशंस को संभाल पाएंगे या नहीं। दैट इज़ थंडर क्लैप, अ शॉक इनटू योर माइंड जब आप रिएक्ट ना कर पाएँ। तो यही सिचुएशन थी फ्रांस की और शायद बाकी के स्टूडेंट्स की भी। तो यहाँ पर फ्रांस ने बोला कि ये मेरे लिए ये वर्ड्स कुछ एक थंडर क्लैप थे जिन्होंने मुझे शॉक दे दिया। ओह द रेचेस। नाउ व्हाट आर रेचेस? रेचेस आर ऑलवेज द अनफॉर्चुनेट या अनहैप्पी पर्सन, मीन्स जिनकी लाइफ अच्छी नहीं होती या कहीं ना कहीं से वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी किस्मत ख़राब है। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. यहाँ पर wretches कौन थे इनके लिए? The Prussians, जिन्होंने उन फ्रेंच पीपल को हराया जो कभी भी हारने वालों में से नहीं थे। बट अब जाकर किसकी किस्मत ख़राब हो गई? द फ्रांस पीपल। और सारे के सारे टाउन हॉल पर अब उन wretches ने कब्ज़ा कर लिया। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up, and Mr. Himmel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब यहाँ पर फ्रांस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब तक उसकी रेगुलर क्लासेस थी उसने कभी भी अपनी क्लासेस में अटेंशन पे नहीं करा। वो हर बार एक ऐसा बॉय था जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लैक होता था। वो आसपास की चीज़ों को देखना पसंद करता था, आउटर एनवायरनमेंट को देखना पसंद करता था, स्पेशली बर्ड्स को देखना वो पसंद करता था, और बुक्स को उठाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, खास करके उसकी हिस्ट्री बुक और उसकी इंग्लिश ग्रामर बुक, क्योंकि हर बार ऐसी बुक्स जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो वो उसको काफ़ी हैवी लगती थी कि वो डेली स्कूल ले जाए, उनसे पढ़े भी ना और वापस घर ले आए। बट आज वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि उसका वो टाइम वापस नहीं आएगा। कल से ये सारी बुक्स उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक वेस्ट है, बिकॉज वो फ्रेंच लेटर में लिखी हुई बुक्स हैं एंड कल से उन्हें जर्मनी सीखनी थी। तो इसी अकॉर्डिंग जब वो जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो उनके लिए फ्रेंच लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं होगा। दैट ऑल विल बी न्यूसेंस और यूजलेस फॉर देम। और मिस्टर हेमिल जो उनके इतने ज़्यादा अच्छे टीचर थे, जो हर बार उनको एनी हाउ नॉलेज प्रोवाइड करते थे, कभी मार कर कभी डांट कर या काफ़ी बार प्यार से, तो उनका वो रूलर भी अब उसको याद आ रहा था और वो इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहता था। बट एनी हाउ उसे अब धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी ओल्ड हैबिट्स, अपने ना सीखे हुए लेसन्स का और मिस्टर हेमिल के जाने का दुख था। इवन अब उनको रूलर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ ही साथ लिटिल फ्रेंड्स का कहना ये भी था कि जो मिस्टर हेमिल हैं वो एक क्रैंकी पर्सन है। क्रैंकी जो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो इन बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स, बट ये क्रैंकीनेस उसको कहीं ना कहीं अब उस क्रैंकीनेस की हैबिट हो गई थी जो अब उससे छूटने वाली थी। कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 4।
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put off his fine Sunday clothes. And now I understood. तो उन्होंने पुअर मैन किसको बोला? मिस्टर हिमिल को, जिनका आज ये लास्ट लेसन है और इसीलिए वो ऐसे क्लोथ्स पहन कर आए हैं जैसे कि वो संडेज़ के टाइम पर पहनते हैं, क्योंकि सारी सेरेमनीज़ उनके यहाँ पर संडे को ही होती थी। और अब फ्रांस को समझ में आया। क्या समझ में आया? लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। And the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब उसको ये समझ में आ गया कि पीछे सारे के सारे जो ओल्ड मैन आए थे या विलेजर्स आए थे वो क्यों बैठे हुए हैं उस रूम में। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. वो सब विलेजर्स इसलिए स्कूल में आए थे क्योंकि या तो कुछ उसमें से इलिटरेट थे या कुछ ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और लोअर पोस्ट पर थे। कुछ हाईली एजुकेटेड विलेजर्स भी थे। तो सारे विलेजर्स एक साथ आए थे कहीं ना कहीं अपना दुख जताने के लिए, या देवर फीलिंग सॉरी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को या फ्रेंच लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। और साथ ही साथ वो मिस्टर हिमिल को भी थैंक्स करने आए थे जो 40 ईयर्स से एक ही स्कूल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका पर्पस था, टू एजुकेट द पीपल। तो इसीलिए वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज को और मिस्टर हिमिल को थैंक्स बोलने के लिए उस दिन स्कूल में आए थे, जस्ट फॉर द लास्ट डे। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब यहाँ पर क्या हुआ? हर एक बच्चे का चांस आया कि वो अपने रूल्स को रिसाइट करे या फिर रीडिंग पार्ट करे। तो अब टर्न किसका था? फ्रांस का। जैसे ही फ्रांस खड़ा हुआ उसका मन हुआ कि वो आज बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करेगा और डेडिकेटेड टोन में वो सब कुछ पढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी सीट से खड़ा हुआ कि आज वो बोलेगा विदाउट अ मिस्टेक, उसके फर्स्ट वर्ड पर ही वो मिक्सड अप हो गया। उसका जो साउंड है वो उसकी गले से बाहर ही नहीं आया, उसके वोकल कॉर्ड से वो साउंड नहीं निकला और फाइनली वो शेमलेस टोन में नीचे की तरफ अपने डेस्क को देखकर खड़ा हो गया। और इस टाइम पर उसका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने और विलेजर्स के सामने वो डिसअपॉइंट हो गया और साथ ही साथ उसने अपने टीचर को भी डिसअपॉइंट किया और अब शायद उसके लिए एक पनिशमेंट डिसाइडेड हो बाय द टीचर। बट यहाँ पर क्या हुआ? कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हर्ड मिस्टर हिमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब यहाँ पर मिस्टर हिमिल जो थे उन्होंने क्या बोला फ्रेंड्स से कि आज मैं आपको डांटूंगा नहीं, आई विल नॉट स्कोल्ड यू, जस्ट बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद से ही इतना ज़्यादा बैड लग रहा है अपनी मिस्टेक पर, तो मेरे डांटने का कोई सेंस नहीं है। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि हर बार हम खुद से झूठे प्रोमिसेस करते हैं। जब भी हम खुद से प्रोमिसेस करते हैं हम क्या बोलते हैं कि हम ये चीज़ ज़रूर कर लेंगे या हम लर्निंग कर लेंगे, लेकिन वो टाइम कभी भी नहीं आता है। ऑल द टाइम जो हम टुमारो पर छोड़ते हैं कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन का एक टुमारो हो या फिर एक अच्छा कल हो।
इसी तरीके से एल्सेस में रहने वाले पीपल यही बोलते थे कि हम ये वॉर जीत जाएंगे या कैसे न कैसे हम अपने ट्रबल्स को खुद से फेस कर कर आगे की तरफ लड़ेंगे या फिर हम दूसरी फाइट जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। दे लॉस द फाइट एंड इसी अकॉर्डिंग हमने क्या लूज़ करा, हमारे लेसन्स। और आज हम ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं कि हमको ना ही फ्रेंच पढ़ने आती है ना ही बोलने आती है। और यही चीज़ मिस्टर हिमिल ने फ्रांस को बोला कि अगर आप आज तक के अपने लेसन्स पढ़ते तो आप एक अच्छे फ्रेंच मैन होते, एक फ्रेंच पर्सन जिसको क्लियरली पोलाइटली फ्रेंच बोलना आती है, बट ना ही आपको प्रॉपरली लिखना आता है ना ही आपको प्रॉपरली बोलना आता है, और कल से आप उस लैंग्वेज के साथ डील भी नहीं करेंगे। इसीलिए बेटर है एट द सेम टाइम जब आपको कोई चीज़ सिखाई जाए यू शुड लर्न एट द सेम मोमेंट, बिकॉज हर एक मोमेंट का बेटर टुमारो हो दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन। Come to the next paragraph. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? अब यहाँ पर मिस्टर हिमिल ने अकेले फ्रेंड्स का नहीं, कुछ और लोगों का भी जो दोष है, जो मिस्टेक है, उसको पॉइंट आउट किया। पहला पॉइंट आउट पेरेंट्स की तरफ। जो पुअर विलेजर्स होते हैं वो हर बार अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं एंड स्टडीज़ के लिए वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हमने नहीं पढ़ा और हमारा बच्चा डेली स्कूल जा रहा है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को कैसे भी करके लर्न कर लेगा। सो दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ पेरेंट्स कि हर बच्चा इतना अटेंटिव नहीं होता है कि वो खुद से पढ़े एंड ही और शी शुड रिक्वायर सम मोर टाइम। तो यहाँ पर मिस्टर हिमिल ने क्या बोला कि ना ही आपके पेरेंट्स एंशियस थे कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, लेकिन वो आपको फार्म लैंड पर ज़रूर भेजते थे अपने काम करवाने के लिए या फिर मिल्स पर, वेदर द वर्क इज़ टेकिंग प्लेस प्रॉपरली और नॉट, तो वो आपको वहीं पर ही इन्वॉल्व करते थे जस्ट फॉर अर्निंग लिटिल मोर मनी। एंड सेकेंड थिंग, मिस्टर हिमिल ने खुद को भी इस चीज़ के लिए मिस्टेकन बताया। काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में जो पढ़ते नहीं हैं, तो जो भी आसपास के काम होते हैं, फिर चाहे पनिशमेंट देना हो या किसी और टीचर को कुछ हैंड ओवर करना हो, ऐसे ही स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर भेजा जाता है जो क्लास में अटेंटिव ना हो। तो मिस्टर हिमिल का भी यही कहना था, जब वो गार्डन एरिया में पढ़ाते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ लिटिल फ्रेंड्स को ही ड्यूटी दे देते कि वो उनके सारे फ्लावर्स को पानी दे सके, ही शुड वाटर द प्लांट्स। और इसीलिए फ्रेंड्स का अट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ और कम हो जाता था, बिकॉज वो नेचर में इन्वॉल्व होने लगता था। एंड काफ़ी बार मिस्टर हिमिल ने अपने शौक़ के लिए, फ़िशिंग के लिए स्कूल से हॉलीडेज़ लिए, जो कि नीडेड नहीं था। वो उस दिन कुछ और बच्चों को पढ़ा सकते थे और कुछ पुअर या वीक स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा क्लास के अकॉर्डिंग लेक्चर दे सकते थे। So all these regrets were coming to his mind on that last day. Come to the last paragraph of page number 5. Then from one thing to another, Mr. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. और ऐसे ही करके मिस्टर हिमिल फ्रेंड्स को और बाकी स्टूडेंट्स को बताते रहे कि कहाँ कहाँ किससे क्या मिस्टेक हुई है, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें करते रहे, ये बोलकर कि दैट वाज द वन ऑफ द ब्यूटिफुल लैंग्वेज। See this, it's the map on page number 6 where you can see France and so many areas, the cities and districts under France. And at the top here you can see Lorraine, Alsace and Strabon. These were the 3 districts which were under control of Prussia. So now students, we will continue with the story tomorrow as well. Till then, thank you and have a nice day.